चलिए आज शुरू करते हैं अपना क्लास, जिसमें हम देखेंगे कि जो मगध का साम्राज्य है उस पे जो राजवंश आए थे उनका शासन कैसा रहा, और साथ में भी देखेंगे कि किन किन राजाओं ने क्या क्या ऐसे विशेष कार्य किए जिसकी वजह से उनको आज परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको पढ़ते हैं। ये क्लास ट्वेल्थ के लिए भी, ट्वेल्थ के बोर्ड के लिए भी, और जो जनरल क्लास है जैसे कि कोई भी स्टेट का वनडे एग्जाम है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मगध का जो वास्तविक संस्थापक था, मगध साम्राज्य का जो संस्थापक का नाम क्या था? पहले आप देखिए कि मगध पे आने वाले कौन कौन से राजवंश थे। उनका नाम था हर्यक वंश, हर्यक वंश। फिर उसके बाद जो आते हैं उस वंश का नाम होता है, आप देखिएगा तो उस वंश का जो नाम होता है, आप कल हम उस क्लास में हम ये बताए थे कि जो ये जो वंश होते हैं उनका किस तरह से हमारे ऊपर होता है। तो आप देखिएगा कि किस तरह से होता है। तो हमारे मगध पे आने वाले जो साम्राज्य थे, मगध पर राज करने वाले जो वंश थे उनका नाम है हर्यक वंश। उसके बाद है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद जो आता है हमारा नंदवंश आता है। क्या आता है? नंदवंश आता है, नंदवंश आता है। उसके बाद हमारा आता है मौर्य वंश। क्या आता है? मौर्य वंश आता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कि मगध पे राज करने वाले जो वंश हैं उनका सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस से पूछा तो सबसे पहले कौन आया था? हर्यक वंश आया था। उसके बाद कौन आया था? शिशुनाग वंश आया था। उसके बाद कौन आया था? तो वो नंद वंश आया। उसके बाद कौन आया? तो मौर्य वंश आया। इन तीन को हम आज वीडियो में पढ़ेंगे, हर्यक को, शिशुनाग को और नंद को। हर्यक वंश को, शिशुनाग वंश को और जो नंद वंश है उनको हम लोग पढ़ेंगे। उनसे जो बनने वाले क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो मगध का मगध जो है महाजनपद है उसका जो संस्थापक होता है बृहदत्त होता है। कौन होता है? बृहदत्त। लेकिन वास्तविक जो संस्थापक होता है उस पर राज करने वाले जो वंश होता है वो हमारा हर्यक वंश होता है। और हर्यक वंश का स्थापना करने वाला कौन होता है? तो हर्यक वंश का स्थापना करने वाला जिसका पहला नाम होता है उसका नाम होता है बिंबिसार। क्या होता है? बिंबिसार होता है। क्या होता है? बिंबिसार होता है। और बिंबिसार के बाद आते हैं हमारे पास कौन? तो एक और राजा होते हैं जिनका नाम होता है अजातशत्रु। क्या होता है? अजातशत्रु। और अजातशत्रु बाद कौन आता है? तो वो आते हैं उदयन। कौन कौन आता है? बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु और उसके बाद उदयन आते हैं। इन तीन जो ऐसे थे जिन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। ठीक है, ये पितृहत्या वंश के भी नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि देखिएगा आप, राजा हूं बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, फिर उसके बाद देखिएगा आप उदयन। ये जो तीनों होते हैं अपने पिता की हत्या करते हैं। ठीक है, होता क्या है कि बिंबिसार इस वंश के प्रथम संस्थापक होते हैं हर्यक वंश का संस्थापक होते हैं। और संस्थापक करते 544 बीसी में, 544 बीसी में हर्यक वंश का स्थापना कौन करता है? तो बिंबिसार करता है। और ये क्या करते हैं, इनसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये पहला क्वेश्चन कि अपने साम्राज्य में जो ये क्या कार्य करता है कि बहुत ज्यादा विवाह का कार्य करता है। मतलब ये विवाह की नीति को अपना करके बहुत सारे से प्रदेश को अपने राज्य में मिलाता है, यानी कि मगध में मिलाता है। तो देखिएगा आप कि जो कौशल होता है, वैशाली होती है, उसके साथ ये क्या करता है? विवाह नीति को अपनाता है। इसमें लिखा है कि अगर जो एक जीवक राजवैद थे, कौन थे? जीवक राजवैद थे। जीवक क्या थे? इसके द्वारा रहते थे राजवैद। और राजवैद जो होते थे, आप ये देखिएगा जो अवंती के राजा हैं प्रद्योत, उनको सेवा के लिए ये जो राजा है अपने जीवक को भेजता है। तो जीवक जो किस दरबार में रहता है? तो हर्यक वंश के बिंबिसार के दरबार में रहता था, जो कि बिंबिसार खुद उनको महात्मा बुद्ध के सेवा के लिए तथा अवंती के जो राजा प्रद्योत हैं उनकी सेवा के लिए भेजता है। क्योंकि उस समय जो राजा प्रद्योत ने उनको पांडु रोग हुआ था। तो याद रखिएगा जीवक राजवैद था और पहला भेजता है इनको अवंती के राजा प्रद्योत के यहाँ भेजता है, जिसको क्या होता है?
पांडु रोग होता है। क्या होता है उसको? पांडु रोग होता है। प्रद्योत को क्या होता है? पांडु रोग होता है, इसलिए उसको भेजता है। दूसरा भेजता है गौतम बुद्ध। दूसरा गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के पास भेजता है। और इसमें याद रखिएगा ये विवाह की नीति को, विवाह की नीति को अपनाता है, विवाह की नीति को अपनाता है। और अपनाने के बाद ये कौशल की राजकुमारी के साथ शादी करता है, वैशाली के साथ करता है, और पंजाब का जो इलाका है उसकी राजकुमारी के साथ शादी करता है। ध्यान रखिएगा जो महाकोसला है, पहला महाकोसला है यानी कैसे कि कौशल प्रदेश की राजकुमारी से विवाह करता है। और दूसरा जो होता है तीक्ष्णा से, चेतना जो क्या होती है? वैशाली की राजकुमारी होती है। और तीसरा जो होता है क्षेमा से, जो कि पंजाब देश की राजकुमारी होती है। यानी अब देखिए किससे करता है, तो अब देखिएगा कि महाकोसला से करता है, विवाह करता है, फिर चेतना से करता है, फिर क्षेमा से करता है। इनसे करके अपना जो साम्राज्य है उसको बनाने का कार्य करता है। ठीक है। और इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो राजगीर को बनाई थी। इसने क्या किया? अपनी राजधानी जो बनाई थी राजगीर को बनाई, इसने जो क्या किया? अपनी राजधानी वहां पे बनाई। ठीक है। तो ये बिंबिसार से पूछने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर आपसे पूछ देगा बिंबिसार के बारे में तो कहिएगा कि जीवो कहाँ रहता था, तो जीवो कहिएगा कि बिंबिसार के दौरान रहता था, जो कि बिंबिसार खुद अवंती के राजा प्रद्योत के यहाँ भेजता है पांडु रोग से बचाने के लिए। फिर महात्मा जो बुद्ध हैं उनकी सेवा के लिए भेजता है। और इसने 3 विवाह किया महाकोसला से। उसके बाद आप देखिएगा कि चेतना से करता है, फिर क्षेमा से करता है, ये विवाह करता है, अपने बढ़ाता है। अब राजधानी जो है ये पहली बार राजगिरी को बनाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो उस 16 महाजनपदों में सबसे जो बड़ा शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पे आर्थिक कारण थे, क्योंकि मगध जो था वो आप देखिएगा कि जहाँ पे गंगा और सोन का संगम होता है वहाँ पे बसा इलाका, और वहाँ का जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, जहाँ से आप खेती करने का जो प्रक्रिया है उन्नत फसल होते थे। ठीक है। दूसरा कि यहाँ से आप देखिएगा तो लोहे का प्रयोग भी, लोहे खदान मिले जिससे युद्ध करने में इनको काफ़ी आसानी मिली। लोहे का प्रयोग भी करने लगे ये लोग, अस्त्र बनाने लगे। साथ में इनके जंगल से आप हाथियों का बहुत बड़ा झुंड मिला, जिसकी वजह से ये सैनिकों के अंदर हाथियों का प्रयोग करना सीख गए थे, जान गए थे, जिसकी वजह से इनका जो साम्राज्य है काफ़ी बड़ा। फिर उसके बाद इनका जो बाउंड्री था, उनका जो किलाबंदी था वो नेचुरल तरीके से था, क्योंकि अब देखिएगा जो पटना है या फिर जो मगध है एक राजगिरी है जो कि पहाड़ी इलाके में बसा हुआ है। और साथ में जो आप देखिएगा कि जो एक इलाका है आप जहाँ पे गंगा और जो सोन है ना, गंडक नदी है, उनके संगम बना हुआ इलाका था, तो ये एक नेचुरल बाउंड्री को ब्लॉक करता था। ठीक है। जिससे इनकी जो आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो चुकी थी। ठीक है। अब इनके बाद जो आते हैं राजवंश आते हैं, उनका नाम क्या होता है? तो उनका नाम होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया था? अपने पिता बिंबिसार की हत्या करा दी थी। याद रखिएगा कि किस ऐसे राजा ने अपने पिता की हत्या कराई थी, तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कराई थी। कब? कि जब वो राजगद्दी छोड़ने वाले थे तब, यानी कि इनके अंतिम समय में अजातशत्रु ने क्या किया था? हत्या कराया था, 492 में। ध्यान रखिएगा जो हमारा दूसरा जो राजवंश है 492 BC में आते हैं, इनका नाम होता है, आप याद रखिएगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या करता है? अपने पिता की हत्या करवाता है 492 में, और उसके बाद हर्यक वंश के दूसरे गद्दी पे बैठता है। साथ में ये देखिएगा कि इसने क्या करवाया, इसने क्या अपने पिता की हत्या करवाया और वैशाली और काशी को जीता। क्या किया कि इसने वैशाली और काशी को जीता और अपने मगध साम्राज्य में इसको मिला लिया। किसने? तो ये था हमारे पास अजातशत्रु, जो क्या करता है? वैशाली और जो काशी होता है उसको जीतता है, जीतने के बाद उसमें मिलाता है। अब इससे एक क्वेश्चन ये पूछता है सबसे इंपॉर्टेंट कि ये बताइए कि इस अजातशत्रु के काल में
अजात शत्रु के काल में हमारे यहाँ बौद्ध सभा हुई थी पहली। क्या हुई थी? पहली बौद्ध सभा हुई थी। तो क्वेश्चन पूछता है आपसे, बताइए पहली बौद्ध सभा जो हुई थी, बौद्ध सभा हुई थी, कहाँ हुई थी? इनके शासनकाल में, है ना। बौद्ध सभा हुई थी किसका? अजात शत्रु के काल में। यानी कि जो पहली बौद्ध समिति हुई थी अजात शत्रु के काल में हुई थी, और इसे एक ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। और पूछता है किसने क्या किया? अपने पिता की हत्या करवाया, पिता का हत्या करवाया, पिता का हत्या करवाया, है ना। इसने पिता का क्या करवाया? हत्या करवाया। अब इस साम्राज्य के जो तीसरे जो राजा आता है, तीसरा जो राजा आता है उसका नाम होता है उदयन। क्या होता है? इस तीसरे हर एक वंश के जो राज करने वाले होते हैं उनका नाम होता है उदयन। क्या होता है? उदयन। अब उदयन जो है उसका कहीं का नाम उदयन भी लिखा होता है, कहीं उदयन लिखा होता है। इसने क्या किया कि गंगा और सोन और गंडक के संगम पे, याद रखिएगा, इसने क्या किया कि पाटलिपुत्र नाम से एक नगर बनाया जो कि गंगा, सोन और गंडक के संगम पे बसा हुआ था। यानी कि जो उदयन है उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। क्या किया था? उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। ठीक है, अब याद रखिएगा। और स्थापना किया पाटलिपुत्र नगर का कहाँ कहाँ पे? तो गंगा के संगम पे, गंगा प्लस सोन और प्लस गंडक के संगम में किया, और राजधानी बनाई। तो सीधे क्वेश्चन करते हैं, बताइए क्या था, कौन सा राजा हुआ जिसने पटना नगर की स्थापना की? तो क्या कहिएगा? उदयन। क्या कहिएगा? उदयन। इसको आप देख लीजिए, एक सेकेंड, इसको हम मिटाएंगे। अब ये आप ध्यान दीजिए कि इस मगध साम्राज्य पे पहला जो वंश आता है वो हर्यक वंश होता है, और हर्यक वंश जो होता है उस पे प्रतापी राजा थे। कौन थे? बिंबिसार थे। उसके बाद कौन थे? अजातशत्रु था। उसके बाद कौन हुआ? उदयन हुआ। इन दोनों ने अपने अपने पिता की हत्या कराने के बाद इस साम्राज्य पे शासन किया। अब इसके बाद जो आते हैं अगला वंश जो आता है जिसका नाम होता है शिशुनाग वंश। क्या होता है? शिशुनाग वंश। अब ध्यान दीजिएगा, शिशुनाग वंश, है ना। क्या होता है? हर्यक वंश के बाद इस पे आने वाला कौन होता है? शिशुनाग वंश होता है। शिशुनाग वंश जो है उसका प्रथम जो राजा था, है ना, वो अमात्य था। क्या था? इसके जो शिशुनाग वंश थे प्रथम जो राजा हुए शिशुनाग हुआ। क्या हुआ? शिशुनाग हुआ। और ये क्या था? ये पहले अमात्य था। अमात्य या मंत्री था, है ना। अमात्य या मंत्री था। ठीक है, और इसने क्या किया? वैशाली और अवंती को मगध में मिलाया। क्या किया? वैशाली और अवंती को इसने क्या किया? अपने मगध में समाज में मिला लिया। किसने? शिशुनाग ने मिला लिया। ठीक है, अब उसके बाद जो चौथा आते हैं उसका नाम है कालाशोक। क्या आते हैं? इस वंश के जो दूसरा है कालाशोक। कालाशोक जो है ये क्या करता है? राजधानी को पाटलिपुत्र पुनः स्थापित करता है। तो आपसे पूछेगा, बताइए कि पाटलिपुत्र को उदयन के बाद स्थापना कौन किया? तो कहिएगा आप कालाशोक। और सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है कि बताइए कि जो द्वितीय बौद्ध जो सभा हुआ था किस काल में हुआ था? तो कालाशोक के काल में हुआ था। कालाशोक के काल में।
और जो करने वाले थे उनका नाम था, आप क्या लगेगा, बौद्ध। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके जो अंतिम सम्राट थे, कौन थे, अंतिम सम्राट, इसके अंतिम जो राजा हुए उसका नाम था नंदीवर्धन। क्या हुआ, नंदीवर्धन। हाँ, यानी कि जो इस वंश का है, यानी कि शशनाग वंश का अंतिम सम्राट कौन है, नंदीवर्धन है। और ये क्या करता है, इसका अंतिम सम्राट होता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हर एक वंश के बाद कौन आता है, शशनाग वंश आते हैं, और इनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। ठीक है ना, कि बौद्ध संगति पहले कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके बाद जो आता है, अब ये देखिएगा कि एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है नंद वंश। क्या आता है, नंद वंश। और नंद वंश का जो प्रथम शासक होता है, प्रथम जो शासक होता है ना, उसका नाम होता है महापद्मनंद। क्या होता है, महापद्मनंद। नंद वंश का जो प्रथम सम्राट का होता है महापद्मनंद होता है। और महापद्मनंद के बाद जो आते हैं, अब ये देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, वो लास्ट होते हैं जिसका नाम होता है घनानंद। पहले इसको पढ़ते हैं महानंद के बारे में। ये जो क्या किया था, ये जैन धर्म का अनुयायी था। क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था। ये क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था। कौन, महापद्मनंद। और इसने क्या किया कि अपने कार्यकाल में यह कलिंग का युद्ध किया था। कलिंग कहाँ है, आज पड़ता है उड़ीसा। कलिंग पर युद्ध किया, और यहाँ बौद्धों की एक मूर्ति थी, और बौद्धों की जो मूर्ति थी उसको क्या करता है, अपने यहाँ लाता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखिएगा कि ये जो कलिंग विजय के बाद कलिंग में यानी उड़ीसा में नहर बनाता है। और इसका जो प्रमाण मिला है आपको, आप देखिएगा, उड़ीसा के हाथी गुफा से मिला है। किसे मिला है, उड़ीसा के प्रमाण, उड़ीसा के हाथी गुफा से इसका प्रमाण मिला है कि जो ये नंद वंश का प्रथम सम्राट था महापद्मनंद, वो क्या करता है, कलिंग युद्ध करता है। और कलिंग युद्ध के बाद ये क्या करता है, कलिंग में आपको नहर बनवाता है। क्या करता है, नहर बनवाता है, नहर। और नहर का प्रमाण किससे मिला है, तो उड़ीसा के हाथी गुफा के जो अभिलेख हैं उन पे लिखे हुए हैं, इसने ऐसा काम किया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको पुराणों में जो इसको क्या बोलते थे, पुराणों में इसको परशुराम क्या बोलते थे। पुराणों में जो नंद वंश का महापद्मनंद है, उसको पुराणों में परशुराम का दूसरा रूप इसको प्राप्त हुआ था। कि भाई पुराणों में ऐसा प्रमाण है कि परशुराम थे, तो इनको कहा गया परशुराम कहा गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके जो अंतिम सम्राट थे, यानी कि नंद वंश का जो अंतिम राजा था, उसका नाम था घनानंद। क्या नाम था उसका, घनानंद। क्या नाम था उसका, घनानंद। और घनानंद कहा जाता है, घनानंद का जो साम्राज्य इसलिए खत्म हुआ कि वो क्रूर राजा था। उसने अपने दरबार में रहे जो कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, चाणक्य है, उसका अपमान किया था। अपमान के अवहेलना से जो चंद्रगुप्त, ये जो कौटिल्य है, वो क्या करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा के संरक्षण में को बुलाता है, उसके गुरु होते हैं। और उसको शिक्षा करने के बाद इस नंद वंश पे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एक नए राजवंश की स्थापना होती है, जो कि मौर्य वंश होता है। अब हड़प्पा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये सभ्यता, ये जो काल है वो आता है 16 महाजनपदों का। इसमें आप ये भी देखिएगा कि जो हड़प्पा है उसमें लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था, सिक्कों का प्रयोग नहीं हुआ था। लेकिन इस महाजनपद काल में लोग क्या किए थे कि लोहे का प्रयोग और सिक्कों का प्रयोग भी करना जान चुके थे। ऑलराइट, इनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे आपको हमने लिखवा दिया, बना दिया। अब इससे कुछ भी फालतू नहीं जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि जो 326 बीसी के आसपास क्या होता है कि जो सिकंदर है उसका युद्ध होता है। उत्तरी पश्चिमी जो इलाका होता है सिंध के इलाके में, उसका आगमन होता है, उसको युद्ध करने का अपना इलाका बनाता है ना, जो कि ईरान का इलाका का होता है, मैकेडोनिया का होता है ना, वो यहाँ पे आने का अपना। ठीक है, और
वो ऐसा काम करता है। ठीक है, तो इनसे जितने बनने वाले क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया, है ना।